हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एआई कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर का पार्ट 3। ये हमारे एआई का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन तक हमने कवर कर लिया है और अब हमें 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग समझना है। तो इस 3 P's में हमारे पास पहला P आता है प्रिपेयर, दूसरा आता है प्रैक्टिस और तीसरा आता है परफॉर्म। तो इन तीनों में हमें बस कॉमन चीज़ क्या है, जैसे प्रिपेयर है, प्रैक्टिस है, परफॉर्म है। तो पब्लिक स्पीकिंग क्या है? पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग जो होता है वो मतलब लाइव ऑडियंस के सामने अपनी बात कहना, मतलब स्पीकिंग फॉर्मली इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस। किसी स्टेज पर अगर हम स्पीच दें या फिर कोई क्लास में लेक्चर दें तो वो सारी चीज़ें हमारी पब्लिक स्पीकिंग में आ जाएंगी। तो पहला होता है कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमें कौन सी स्किल की ज़रूरत है। कुछ स्किल्स भी चाहिए होती हैं पब्लिक के सामने बोलने के लिए। तो जो स्किल्स हमें चाहिए वो होती हैं कि कमांड ओवर द लैंग्वेज। हमें जो भी हम बोल रहे हैं उसके ऊपर कमांड तो होनी चाहिए ना। तो जो हम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। सेकेंड, हमारी प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मतलब कि हमारी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, कहने का तरीका प्लीजिंग होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव। एंड प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब सही जगह पे अप एंड डाउन करना ज़रूरी है। तो ये होती हैं स्किल्स। अब इन स्किल्स को लाने के लिए जैसे आपको अब नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप स्टेज पे जाओगे तो आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेना है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो जो पहला है वो होता है प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब जो भी आप स्पीच बोलने वाले हो उसका कंटेंट प्रिपेयर करना, कि हमारी और कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है। कंटेंट में वो चीज़ें होनी चाहिए जो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, मतलब ऑडियंस जो हमें एक्सपेक्ट करती है बोलने के लिए, और उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना होगा, मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्या मतलब है, आप जो भी कंटेंट प्रिपेयर करोगे उसको रिहर्स आउट करना है, मतलब आपको उसको प्रैक्टिस करना है। तो हमें जो है रिहर्सल करना है अपना, हमें वॉइस मॉड्यूलेशन पे वर्क करना है। तो हमें वॉइस मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है, बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत है, हैंड जेस्टर्स पे वर्क करना है, फिलर वर्ड्स पे वर्क करना है और टाइम मैनेजमेंट, मतलब जितनी देर में हम अपनी स्पीच देंगे उसको ध्यान में रखना है। ऐसा होता है कभी कभी कि हम बहुत जल्दी उसको ख़त्म कर देते हैं या फिर बोले जा रहे हैं तो बोलते ही जा रहे हैं, ये भी होता है। तो प्रैक्टिस के समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमें रहना है कॉन्फिडेंट ऑन एयर। ऑन एयर मतलब आपने देखा होगा जब भी आप स्टेज पे जाते हैं तो वो ऑन एयर उसे कहते हैं हम लोग। तो कॉन्फिडेंट रहना है उस समय हमें। यही होते हैं 3 P's। आई थिंक आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देन आती है राइटिंग स्किल्स। अब से मैं आपको जो भी बताने वाली हूँ वो सब इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है और इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज आपने पढ़ ही रखा है, ये एक सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश ग्रामर ही बस मैं आपको बताऊंगी, वो भी एक रिवीजन होगा। वो चीज़ें आपको पहले से आती हैं तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो राइटिंग स्किल क्या होती है। राइटिंग स्किल मतलब अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी विथ प्रॉपर कमांड ऑन द लैंग्वेज। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। अब इसमें कुछ हेड्स हैं। पहला है कैपिटलाइजेशन, यही राइटिंग स्किल के अंदर आते हैं। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। कैपिटलाइजेशन होता है तब
जैसे कैपिटलाइजेशन मतलब होता है कि कोई सेंटेंस अगर हमने लिखा है तो उस सेंटेंस में जो हम पहला वर्ड लिखते हैं उस वर्ड को, जो भी हम उस वर्ड को लिखेंगे, जैसे कैट, तो हमने लिखा तो उसमें जो सी होगा वो कैपिटल होगा। मतलब यही होता है जो किसी किसी वर्ड के राइटिंग द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ अ वर्ड इन अपर केस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो इसमें जो है सबसे पहला रूल होता है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस, तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में हमें बस इन 6 जगहों का ध्यान रखना है। इन 6 जगहों पर हमें कैपिटलाइजेशन करना है। सबसे पहला फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, जैसे कि कोई सेंटेंस आपने लिखा है जैसे राम इज प्लेइंग, या फिर कोई और सेंटेंस लेते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, तो उसमें जो द रहेगा वो उसका टी कैपिटल रहेगा। प्रॉपर नाउन्स जैसे राम, श्याम, मोहन, रोहन, वॉटेवर, तो वो सारे नाम प्रॉपर नाउन्स में सिर्फ इंसानों के नाम नहीं होते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग का नाम है, कोई जगह का नाम है, कोई लोकेशन, जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, बेंगलुरु, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जैसे एयरटेल, या फिर स्कूल के नाम। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो होंगी उसका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा। एंड देन जो हमारे डेज ऑफ द वीक हैं, यानी कि मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेंसडे, वॉटएवर, मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सारे के कैपिटलाइज हो जाएंगे। हॉलीडेज, अगर कोई भी हॉलीडे होता है जैसे गुरु पूर्णिमा या फिर कोई और जो फेस्टिवल होता है दिवाली, दशहरा, उसके भी पहले वर्ड्स को हम कैपिटलाइज कर देते हैं। और फिर डायरेक्शंस, डायरेक्शंस जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेकिन ये हर जगह नहीं होते हैं। आपने देखा होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट में जो ईस्ट होता है वो स्मॉल लिखते हैं। तो मैं कौन सी डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, ये डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ही हैं, लेकिन ये डायरेक्शंस जो हैं वो बेसिकली हमारी जो है जब हम लोकेशन के टर्म्स में बात करते हैं तब हम उसको लिखते हैं, जैसे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो यहाँ पे जो नॉर्थ होगा वो कैपिटल हो जाएगा। फिर ऑनरिफिक्स, ऑनरिफिक्स क्या होते हैं, जैसे मिस्टर, या फिर मिसेस, या फिर मिस, या फिर सर, या फिर आईआर, या फिर कैप्टन, ये जो डेजिग्नेशंस होते हैं, डेजिग्नेशन नहीं, जो मतलब जैसे जो प्री नॉमिनल टाइटल्स हैं, जो टाइटल्स हम लोग देते हैं नाम से पहले, वो सारे कैपिटल होते हैं, कैपिटलाइज्ड। और प्रोनाउन आई, ये हमेशा कैपिटल रहेगा जब हम प्रोनाउन के टर्म्स में आई को लिख देंगे। यही है कैपिटलाइजेशन। और फिर हम लोग बात कर रहे थे पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन हमारी वैसे तो बहुत सारी होती है, 14 होती हैं टोटल, हमारी 14 होती है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन हम लोग कुछ ही की बात करेंगे। तो फुल स्टॉप या फिर पीरियड, कॉमा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और क्वेश्चन मार्क होता है, अपॉस्ट्रफी होता है। अब मैं आपको हर एक की मीनिंग बताऊंगी तो ये पूरा इंग्लिश लेक्चर बन जाएगा, तो आपको पता ही इन सब की मीनिंग। फुल स्टॉप किसी सेंटेंस के एंड में, कॉमा किसी लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए, ये किसी इंटरजेक्शन के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के एंड में, और अपॉस्ट्रफी पोजेशन शो करने के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे फ्रेजेस की। फ्रेजेस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, इनकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। तो ये फ्रेजेस जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हम जो होता है सेंटेंस का छोटा सा पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो ऑन द रूफ, या फिर स्लीपिंग नाउ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो होती हैं फ्रेजेस होती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सेंटेंस में बेसिकली एक होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज टुगेदर एंड हैज अ कंप्लीट मीनिंग, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, या फिर शी वेंट टू स्कूल। इसके रूल्स होते हैं बस वही कैपिटलाइजेशन वाले रूल्स हैं। कैपिटल लेटर होना चाहिए एकदम शुरुआत में, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए एंड में, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी एक मीनिंग होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस क्या होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सिर्फ दो होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, नहीं प्रेडिकेट।
ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बहुत डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मैं कभी इंग्लिश की वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो सब्जेक्ट होता है ये जो होता है डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब वो इंसान जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे माय फ्रेंड लव्स प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे जो माय फ्रेंड है वो हमारा सब्जेक्ट है और लव्स प्लेइंग फुटबॉल प्रेडिकेट है, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जितना पार्ट बचेगा वो प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट के अंदर हमेशा एक वर्ब होता है और एक स्टेटमेंट होता है सब्जेक्ट के बारे में, मतलब सब्जेक्ट को डिफाइन करता है प्रेडिकेट। फिर सेंटेंसेस हम लोग जानते हैं 4 तरह के होते हैं। असर्टिव, डेक्लेरेटिव होता है, डेक्लेरेटिव या फिर असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। यही 4 तरह के होते हैं। तो इसमें जो पहला है वो कोई बोल्ड स्टेटमेंट बताता है, कोई फैक्ट स्टेट करता है। जैसे कोहली इज एन एक्सीलेंट बैट्समैन। और इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो हमारी एक सेंटेंस होता है जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस या कमांड को शो करता है। जैसे डोंट ईट जंक फूड। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन होता है, ऑब्वियसली एक डायरेक्ट क्वेश्चन जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क है, जैसे आर यू ओके या फिर आर यू हंग्री। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें एक इंटरजेक्शन हो, जैसे वाओ यू सिंग सो वेल। फिर पैराग्राफ के बारे में भी डिस्कशन किया गया है, एक छोटा सा डिस्कशन है। तो पैराग्राफ क्या होता है, मल्टीपल सेंटेंसेस विद अ कॉमन थीम, यही होता है। इसमें शुरुआत में एक सेंटेंस होता है जो थीम को इंट्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो थीम को डिस्क्राइब करते हैं, और एंड में एक स्टेटमेंट होता है जो कॉमन आइडिया को सपोर्ट करता है। तो वो तो आप लोग जानते ही हैं। और फिर होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 टाइप्स के। यही होते हैं वो 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन मतलब किसी, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। प्रोनाउन यानी कि जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं, ही, शी, इट, दे। और वर्ब्स यानी कि जो डूइंग वर्ड है, जो बताता है कि नाउन कौन सा काम कर रहा है। एडवर्ब्स जो वर्ब्स, एडजेक्टिव या किसी अनदर एडजेक्टिव्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे शी इज वेयरिंग अ ब्लैक कोट, तो वो कोट कौन सा पहनी है, ब्लैक कलर का, तो इसलिए इसको एडजेक्टिफाई किया गया है। कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब जो किसी दो वर्ड्स या दो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस या वर्ड और एक सेंटेंस को ज्वाइन करता है, तो उसे कहते हैं कंजंक्शन। जैसे एंड और नीदर नॉर, ईदर और, इस तरीके से। और प्रेपोजिशन जो होते हैं वो किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं, या फिर प्रेपोजिशन बेसिकली एक नाउन और प्रोनाउन के को का सेंटेंस के साथ रिलेशन दिखाते हैं। जैसे कि शी जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पे शी को रिवर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने यूज किया है द प्रेपोजिशन इनटू। इनटू से हमें पता चला कि वो रिवर के अंदर गई। ठीक। और फिर आता है इंटरजेक्शन, ये तो हम सब लोग जानते हैं, जैसे वाओ या फिर ग्रेट या फिर ब्रावो या फिर एक्सीलेंट या फिर अलास। तो इतने तरह के इंटरजेक्शन हो गए, तो ये सब तो हम लोग को पहले से ही पता है। अब आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हमारे ए, एन एंड द होते हैं। द होता है हम लोग का डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन होता है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। द क्या शो करता है, कुछ क्लियर या फिर कुछ ऑब्वियस, और ए और एन शो करते हैं कुछ बहुत ही कॉमन, मतलब स्पेसिफिक ना होना। ए हम लोग का यूज होता है, यूज होता है हम लोग का किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और एन यूज होता है हमारे किसी वोवल साउंड से पहले। इतना तो बेसिक रूल है, हम लोग को पता है। और आर्टिकल्स कहाँ यूज नहीं होते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं वो 3 जगहों पे यूज नहीं होते हैं। जनरल चीज़ों के लिए, जैसे कि कॉमन चीज़ें, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो फ्रूट्स के आगे नहीं लगता। वाटर इज H2O, तो वाटर
के आगे भी नहीं लगेगा। द वाटर या अ वाटर, एंड वाटर कुछ नहीं बोलेंगे। कंट्री, कॉन्टिनेंट, आइलैंड, माउंटेन, लेक के आगे तो नहीं लगेगा। जैसे नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, तो हम नागपुर के आगे ना द लगाएंगे, ना अ लगाएंगे, ना एन लगाएंगे। और किसी स्पोर्ट्स से पहले भी हम लोग नहीं लगाते हैं, जैसे कि आई लाइक स्विमिंग, स्विमिंग से पहले नहीं लगाते। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर खत्म हो चुका है और इस चैप्टर में आधा पोर्शन हमारा इंग्लिश का था और उससे पहले हमने कम्युनिकेशन के बारे में सीखा कि कैसे हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इफेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, विजुअल, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, उसके फैक्टर्स जो उसे अफेक्ट करते हैं, और 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सो अब अगली वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो एआई में अपकमिंग है। तब तक आप लोग इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस चैप्टर का पहले वाला पार्ट एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।